ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, पारितंत्र। चलिए अब इसके बारे में अगर हम बात करें बच्चा, तो इकोसिस्टम आपको समझा भी दिया हमने कुछ हद तक पहले से ही। अब इसमें याद रख लीजिएगा टेंसले, ये टेंसले नामक जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्होंने क्या 1935 ना, देख लीजिएगा 1935 ईस्वी में क्या किया था, शब्द दिया था इन्होंने। कौन सा शब्द दिया था, यही इको सिस्टम, पारितंत्र, ये इनसे जुड़ा हुआ है, याद रहेगा तो रख लीजिएगा। फिर सवाल आता है कि सर इकोसिस्टम क्या है, किसको कहते हैं इकोसिस्टम, जहां पर सजीव और निर्जीव दोनों मिलेंगे। तो सिंपल सा सर उसी स्थान को, उस जगह को क्या नाम दिया जाता है, पारितंत्र या इकोसिस्टम। सर ये पारितंत्र या इकोसिस्टम क्या हो सकता है, छोटा से छोटा हो सकता है और बड़ा से बड़ा हो सकता है। कुल मिलाजुला के कहने का मतलब सर बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। बस मुख्य रूप से ध्यान हमें क्या देना है कि वहां सजीव भी होने चाहिए और निर्जीव भी होने चाहिए, ठीक है। और इस पारितंत्र में, इस इकोसिस्टम में दो ही चीजें तो आती हैं, कौन सर, पहला सजीव, दूसरा निर्जीव। हम पारितंत्र में आने वाले अपने कुछ निर्जीव घटकों के बारे में जान चुके हैं, पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है हमने। इस चैप्टर में मुख्य रूप से किसको पढ़ना है, हमें सजीव घटक को पढ़ना है, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स को पढ़ेंगे। ए बायोटिक फैक्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड हमें पढ़ना क्या है, सजीव घटक के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स के बारे में देखना है। अब सवाल ये आ जाता है ना बच्चा कि हमारे इस इकोसिस्टम में सजीव कौन कौन है। तनिक सोचो कि हमारे इकोसिस्टम में सजीव हैं कौन कौन से, या कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं। बताया था ये भी 3 लोग हैं। पहला सर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और तीसरा डिकम्पोजर। क्या कह देते हैं इनको हम लोग, उत्पादक, उपभोक्ता, और इनको क्या कहते हैं, अपघटक, ठीक है। तो मुख्य रूप से इस चैप्टर में पढ़ने वाले इन्हीं 3 लोगों को, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब एक एक करके बताइए जरा मुझे, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर किसको कहेंगे, जो उत्पाद बनाते हैं। आपने क्या बोला अभी, पादप। चलिए अभी तक आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आगे चल करके ये पता चलेगा कि केवल पेड़ पौधे ही उत्पादक नहीं होते हैं। फिलहाल के लिए तो यही चलेगा कि जो हमारे मुख्य रूप से पेड़ पौधे हैं वही कौन है, हमारे लिए उत्पादक हैं, यानी कि प्रोड्यूसर हैं। जब आगे हम एक फूड साइकिल देखेंगे, फूड चेन देखेंगे, तो वहां पर जाके क्लियर होता है कि प्लांट्स तो हैं, प्लांट्स के अलावे भी कुछ ऐसे हैं जो एज अ प्रोड्यूसर काम करते। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग प्रोड्यूसर हैं या कंज्यूमर हैं, हम लोग प्रोड्यूसर हैं कि कंज्यूमर हैं, दोनों हैं, कैसे। हाँ बिल्कुल सर, हम पेड़ पौधे के उत्पाद को खाते हैं, ठीक है, इसलिए क्या है हम लोग कंज्यूमर हैं। अगर कहीं कोई हमको खा गया तो हम क्या बन जाएंगे, उसके लिए प्रोड्यूसर बन जाएंगे। पसंद आ गया। जिसको खाया जाता है वो क्या होता है सर, उत्पाद होता है। जो खाता है वो कौन होता है, कंज्यूमर होता है। जैसे एक लॉजिक लगा के देखो कि सर घास है, तो घास क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है, उत्पाद है, उत्पादकता दिखा रहा है, वो प्रोडक्टिविटी दिखा रहा है। घास को खाने वाला चलो कौन आ गया सर, कोई मान लो हिरन कह देते कि सर हिरन खा गई घास को, तो हिरन क्या हो गई, कंज्यूमर हो गई। घास क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। और वो अपना मस्त मतौला घूम रही है घास खा के, तब तक आया शेर निपटा दिया उसको, तो शेर के लिए उत्पाद कौन हो गया, वो हिरन उत्पाद हो गई। तो कुल मिला जुला के कहने का मतलब कि सर हम लोग क्या है,
उत्पाद भी है और उपभोक्ता भी है। चलो, उपभोक्ता कौन सर? जो उत्पादकों के द्वारा, जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। तीसरा रह जाता है डिकम्पोजर, अपघटक। ये किसको कहते हैं सर? इन दोनों के मरने के बाद डेड और डिकेइंग जो मैटर होगा इनका, डेड और डिकेइंग क्या कहने का मतलब सर? मृत या सड़ा गला पदार्थ जो होगा उनको और पूरी तरीके से डिकम्पोज करके, सड़ा करके उसमें मिलने वाला जटिल कार्बनिक पदार्थ को यानी कि कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे? और सिंपल बनाएंगे, या सिंपल बना करके, जैसे सर यहाँ पे खेत है, इस खेत में वो ना कोई चूहा गिरा पड़ा है, यहाँ पे मरा हुआ है, अब डिकम्पोजर लगेंगे, कीड़े मकोड़े लगेंगे तो क्या करेंगे सर? इसका छोटा छोटा पीस कर देंगे यहीं पे, छोटा छोटा पीस कर करके इस चूहे में क्या होगा सर? कार्बनिक पदार्थ होगा या नहीं होगा? ठीक है सर, कार्बनिक पदार्थ कैसा होगा? जटिल होगा। जैसे इस बॉडी के अंदर मिल रहा है प्रोटीन, प्रोटीन क्या है सर? कॉम्प्लेक्स है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है। उस प्रोटीन को डिकम्पोजर क्या करता है सर? तोड़ते 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 बदल देगा किसमें? अमीनो अम्ल में बदल देगा। अब अमीनो अम्ल क्या है सर? कार्बनिक पदार्थ है, बिल्कुल कार्बनिक पदार्थ। अभी तक ये कार्बनिक पदार्थ है, इसको और तोड़ा जाएगा सर, और तोड़ने के बाद बदल दिया जाएगा किसमें? तत्वों में बदल दिया जाएगा, मेटल्स में बदल दिया जाएगा। सोडियम अलग, क्लोरीन अलग, फॉस्फेट अलग, मैग्नीशियम अलग, सब कुछ क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। अब वो बदल जाएगा सर किसमें? मिनरल्स में बदल जाएगा। और वो मिनरल्स कहाँ चले आएंगे? मिट्टी में चले आएंगे। यानी कि इसको क्या कहते हैं? ये एक तरह का मिनरलाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं खनिजीकरण। तो खनिजीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? डिकम्पोजर जिम्मेदार होते हैं। जटिल से जटिल पदार्थों को खनिज में बदल करके मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिकम्पोजिशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपघटन, ठीक है। चलो, इन तीनों के बारे में हमने थोड़ा सा बस बात जाना है कि क्या क्या चीजें होती हैं। अब इसके आगे कि सर ये इकोसिस्टम कितने प्रकार का हो सकता है? ये जो हमारा इकोसिस्टम है, जो पारितंत्र है, ये इकोसिस्टम कितने प्रकार का हो सकता है बताएंगे? देखिए, दो प्रकार का होगा ये सर। एक होगा स्थलीय, हाँ किसका? कोयला तो एक प्रकार का अवसाद है। वो बहुत सारे, आप ऐसा कहो कि सर बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं एक जगह पर इकट्ठा आया, कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। आप देखिए, कोयला का उत्पाद का यहाँ से क्या रिलेशन निकाला आपने, पहले मुझे ये समझाइए। वो दोनों बन गया। हाँ बिल्कुल, बहुत दिन के बाद ना, कई का करोड़ साल के बाद क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, एक आपको लॉजिक मिला हुआ है कि सर जितने भी पहले के अवशेष थे, है ना, वो अवशेष नीचे दबे रह गए थे, उनके अवसादन से, दबे रहने से कहीं ना कहीं धीरे धीरे कोयले का निर्माण हुआ, फ्यूल्स का निर्माण हुआ। ये अलग चीज हो गई। हमने क्या सर वहां पे सड़कें बना था क्या? कोयला, कोयला सड़ने से बना था? डिकम्पोजिशन से बना है कोयला? नहीं, उनके अवसादन से बना है। हाँ? लकड़ी के कोयला बाबू जंगल में नहीं, माटी के नीचे नहीं, वो चूल्हा में बनता है, ठीक है। वो छोड़ दीजिए, कोयला का यहाँ से कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अपघटन। अपघटन का मतलब उसको सड़ाने गलाने की बात की जा रही है। कोयला सड़ाने गलाने से नहीं बनता है, बहुत दिनों तक कहीं ना कहीं अवसादों का, अवशेषों का दबे रहने से बनता है, वो अवसादन कहलाता है, ठीक है। उसका यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। चलिए यहाँ पे समझिए, इकोसिस्टम कैसा हो सकता है? कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक को बोला स्थलीय, इसको कहते हैं टर्सियल, यानी कि कहीं ना कहीं कहां पर होगा सर? ये जमीन पर होगा। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो जमीन पर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? टर्सियल इकोसिस्टम या स्थलीय पारितंत्र। दूसरा क्या होगा सर? ये जल में मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे? जलीय पारितंत्र, एक्वेटिक इकोसिस्टम बोल देंगे, ठीक है। एज एग्जांपल अगर लेना पड़े तो क्या लीजिएगा एग्जांपल, जरा बताइए तो। स्थलीय का एग्जांपल लेना पड़े तो नदी, तालाब हो सकता है ना, झरना, ये बताओ सर नदी क्या है? स्थल पर ही है ना, स्थल पर मिलने वाला एक इकोसिस्टम है। एग्जाम्पल, इस नदी के अंदर मत घुसो, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। अच्छा देखो, जंगल,
अच्छा कंफ्यूजन है, यहां से हटा दो हटा दो हटा दो। अच्छा इसको हटा देते, छोड़िए, एकदम पूरा प्योर लेकर के चलते। सर जंगल, अब तो क्लियर है, छोड़ देते। हम कुछ और समझाना चाह रहे थे, आप कंफ्यूज हो रहे, छोड़ दीजिए। जंगल हो गया क्या? ठीक है। जंगल के अलावा बोलो, जंगल के अलावा पहाड़ और मरुस्थल और दलदल और जू, चिड़ियाघर, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, हम बस कल फील करना था कि कितने टाइप का है। 2 टाइप का, एक ऐसा इकोसिस्टम जो जमीन पर मिलता है, एक ऐसा जो नदी में मिलेगा, सॉरी नदी नहीं, पानी में मिलेगा। अब यहां पे देखो सर, ये सब कुछ कहलाता है प्राकृतिक, नेचुरल टर्शियल इकोसिस्टम। यानी कि सर इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन ये जू, ये चिड़ियाघर क्या है, हमने स्वयं बनाया है, तो ये क्या हो जाता है, आर्टिफिशियल हो जाता है, ये कृत्रिम हो जाता है। ठीक है, चल चलिए एक एग्जांपल ले लो। अब ले लो, यहाँ पे नदी, अब दिक्कत नहीं है ना सर, नदी, झरना, तालाब, ठीक है, समुद्र, महासागर लो। एगो दिया होगा, एगो आपके एनसीईआरटी में, ज्वर नदमुख, हाँ ज्वालामुखी है, तू ही होशियार हो। ज्वर नदमुख बढ़िया से पढ़ोगे एनसीईआरटी में, अभी मत खोजो, आराम से खोज लेना, मिलेगा उसमें ज्वर नदमुख। अब ज्वर नदमुख का इंग्लिश देखो, मुझे याद नहीं है फिलहाल, आराम से देख लेना, बुक में मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है वो समझा देते हैं। महासागर समझते हो, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, नाम सुना हुआ है, ठीक है, अटलांटिक महासागर, ये सभी। सर ये क्या है सर, बहुत बड़े महासागर हैं। और ये महासागर बने कैसे हैं, इनमें क्या होती है, बहुत सी नदियां आकर के मिली होती है इस तरीके से, बहुत बड़ी बड़ी नदियां, गंगा, यमुना, ये सभी नदियां आकर के उस महासागर में मिली होती है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा सर, महासागर नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये जहां पे नदियां इस समुद्र से मिल रही है या महासागर से मिल रही है ना, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ज्वर नदमुख कहलाता है। बात समझ में आ गया? तो सर ज्वर नदमुख भी क्या है, वहां पर एक प्रकार का इकोसिस्टम ही है, वहां भी कहीं ना कहीं क्या मिल रहे होंगे, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर, यानी कि जैविक कारक और अजैविक कारक, ये दोनों के दोनों मिल रहे होंगे। ठीक है, चलो, और यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। एकदम सिंपल तरीके से, इसमें कुछ लेकर के एक्स्ट्रा नहीं है। और एक चीज, जल जीव शाला, एक्वेरियम, ठीक है, ये तो पूरा हिंदी नाम हो गया, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्वेरियम। अरे मछली वाला टंकी जो होता है शीशा वाला ना, वो क्या है सर, वो आर्टिफिशियल है। ये सारे कैसे हैं, नेचुरल हैं, और ये क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल। कुल मिला जुला करके इकोसिस्टम 2 प्रकार का, एक जो जमीन पर मिलेगा, दूसरा जो कहां पर मिलेगा, पानी में मिलेगा या जल में मिलेगा। अब अच्छा एक चीज बताओ, एक वर्ड लिखते हैं, एक वर्ड तो पहले मैं क्लियर कर चुका हूं, आवास, हैबिटेट। दूसरा निस, निकेत, कर्मक, इसको छोड़ करके जरा इसको बताओ, आवाज समझते हो ना, आपका आवाज कहां है, घर है, अच्छा पक्का। देखो आज तक जितना भी हम कहते हैं, आवाज का मतलब क्या, अगर आवाज को परिभाषित करना हो, एक लाइन में डिफरेंशिएट करना हो, क्या करोगे सर? जहां हम रह रहे होते हैं वो हमारा क्या है, आवास है, और हम कहें कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत जवाब है। आप अपनी जगह पे लॉजिकली तो सही है कि सर हम जहां रहेंगे उसी को ना क्या कहेंगे कि ये हमारा हैबिटेट है, ये हमारा आवास है, लेकिन आप गलत है, वो हमारा आवास नहीं है। तो देखो, जीव
जिस प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं वो उनका क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। तो बताओ, घर प्राकृतिक है कि आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल, कृत्रिम है ना, तो वो आवास कैसे हो सकता है? क्योंकि आवास के लिए एक वर्ड जरूरी है, क्या सर? ये प्राकृतिक वातावरण या प्राकृतिक स्थान, या तो वातावरण कह लो या प्राकृतिक स्थान कह लो। जब तक प्राकृतिक नहीं लगेगा तब तक आपका आवास नहीं कहलाएगा। अब एक जंगल है या एक पहाड़ है जहां पर मेरा घर है, वहां पर मैं रह रहा हूं। अब बताओ कि सर वो पहाड़ मेरा आवास है या वो घर मेरा आवास है? ठीक है, तो बात समझ में आ गई? आवास का मतलब, और इधर तो बात ही नहीं किया अभी। आवास का मतलब समझ में आया? चलिए और एक चीज इधर देखते हैं, इधर बात करते हैं हम लोग। इसके बारे में समझाया था, निस, निकेत या कर्मक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कार्य। अब कहां पर सर कार्य? जैसे अभी हमने बात किया किसका? आवास का। तो सिंपल सा याद रखिएगा कि सर कोई भी जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म कहां पे रह रहा है? अपने आवास में रह रहा है, अपने हैबिटेट में रह रहा है। कैसा? नेचुरल की आर्टिफिशियल? नेचुरल, प्राकृतिक वाले की बात करें। कोई ऑर्गेनिज्म अपने आवास में रह रहा है और उस आवास में उसका एक अपना फिक्स क्या होता है? कार्य होता है। एक अपना खुद का निश्चित कार्य होता है, एक अपना खुद का पर्टिकुलर फिक्स फंक्शन होता है। वही फिक्स्ड फंक्शन क्या कहलाता है? उसका निस कहलाता है, कर्मक कहलाता है, या तो निकेत कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो आवास और निकेत, देखो ये निकेत आएगा बाद में, आवास भी आएगा बाद में, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो तुरंत आएंगी, इसलिए मुझे पढ़ाना है इसको पहले। ठीक है, थोड़ा सा हिंट कर दिया। ये टॉपिक आएगा इसी चैप्टर में, लेकिन लास्ट में आएगा। ठीक है, हिंट किया तो समझ लीजिएगा कि आवास का मतलब क्या हुआ, निकेत का मतलब क्या हुआ। एक सवाल का मुझे जवाब दो कि जिस जीव का निकेत एक समान हो, क्या एक ही आवास में रह सकते हैं? सोचना, समझना, तब जवाब देना, ना कि तुरंत अपना शटर खोल देना। ठीक है, क्वेश्चन आराम से सोच लो, समझ लो। क्या बोला हमने? कि जिस जीव का निस एक समान हो, क्या वह जीव एक ही आवास में रह सकते हैं? या उससे भी पहले एक स्टेटमेंट देखो, ये लाइन जरा बताना तो गलत है कि सही है? अलग अलग जीव एक ही आवास में रह सकते हैं। पहले ये स्टेटमेंट बताइए, सही है कि गलत है? अलग अलग जीव एक ही आवास में रह सकते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आपके एनिमल एक ही हैबिटेट में रह सकते हैं या नहीं रह सकते? पक्का ना? दूसरा स्टेटमेंट क्या कि सर जिनका निस एक समान है, क्या वो रह सकते हैं? सर अलग अलग जीव रह सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि एक ही आवास में, जैसे सपोज अगर हम कह दें कि सर ये कुदरा जो है ना एक पहाड़ पे बसा हुआ, ठीक है, सिंपल समझिएगा, कुदरा एक पहाड़ पे बसा हुआ है, क्या मैं इसको हैबिटेट कह दूं, आवास कह दूं? बिल्कुल। यहां पर सर मनुष्य है, हाँ है, गाय, भैंस, बिल्ली, है ना, कुत्ता, सब कुछ मिल रहे हैं सर। अलग अलग जीव एक ही आवास में रह रहे। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा कि सर एक ही आवास में अलग अलग जीव जिनका निस क्या है, एक समान है, क्या वो एक ही आवास में रह सकते हैं? ना। क्या हो जाएगा? कंपटीशन हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, स्पर्धा हो जाएगा। समझ में आया? कि सर अगर एक, जैसे मान लीजिए कि मनुष्य हो गए, हम लोग हो गए, उसके बाद सर कुत्ता, बिल्ली, शेर, जो भी है, सब अगर एक जगह पे रहे, सबका काम एक ही हो, अब हम लोग रहेंगे तो रिलेट नहीं कर पाओगे। जैसे सर शेर और बाघ, दोनों का काम क्या है? एक ही है, शिकार करना, प्रभक्षण करना, प्रिडेशन करना। दोनों कभी भी देखना एक जगह पे नहीं मिलेगा, वो अलग अलग जगह पर मिलेगा, क्योंकि उन दोनों का निस क्या है? एक समान है। और ये आपके पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, निस से। और ये स्टेटमेंट जो हमने आपको बोला कि जिनका निस एक समान है, क्या वो एक ही आवास में रह सकते हैं? कतई नहीं रह सकते। क्या होगा? उनके बीच स्पर्धा हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगा, दोनों का नुकसान हो जाएगा। अच्छा, पता है
शेर के पूंछ में ना कुछ ऐसे ग्रंथियां होती हैं जो रसायन स्रावित करते हैं, जिसको फेरोमोन्स बोलते हैं। एक तरह का सुगंधित केमिकल होता है वो। शेर जहां पर घूमता है ना, अपने पूंछ से एक केमिकल छिड़क रहा होता है, क्योंकि उसके पूंछ में एक ग्रंथि होती है जो फेरोमोन्स निकालती है, जिसकी वजह से उसका एरिया सुगंधित रहता है। दूसरा, अब आपको वो चीज समझ में नहीं आएगा। अक्सर देखोगे जानवर नीचे जमीन पे सूंघता रहता है, ठीक है ना, जानवरों की सूंघने की शक्ति थोड़ी सी अच्छी होती है। तो जैसे ही कोई जानवर आएगा ना, उसको वो फेरोमोन्स सुगंध आ जाएगा फेरोमोन्स का, तो तुरंत हालत उसकी खराब हो जाएगी कि बाप रे बाप, ये तो जंगल के शेर वाले क्षेत्र में आ गए, ये हमारा क्षेत्र नहीं है। तो जानवर भी अपने क्षेत्र का पहचान दे रहे होते हैं, मतलब कि अपने आवास का पहचान दे रहे होते हैं। अगला जो आपके लिए क्वेश्चन दे करके जा रहे हैं वो है क्या आपका स्ट्रेटिफिकेशन, इसको कहते हैं स्तरीकरण। लिख लीजिए, स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण, दो शब्द है। प्रजातीय संगठन, स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन और स्पेसीज ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों शब्द जरा देख लीजिए।